तो प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फर्स्ट पार्ट में हमने वर्नर थ्योरी डिस्कस की। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ टर्म्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में भी, बट आप डिटेल में समझ लेंगे और कंटिन्यूसली हो जाएगा तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होस्ट है एक तरीके से, यानी कि यही पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये सेंट्रल मेटल एटम होता है और जब ये कंपाउंड बना लेता है तो ये आयन की फॉर्म में हो जाता है। जैसे 4 अमोनिया, 2 क्लोराइड, 1 क्लोराइड बाहर है। यहां पर अब ये जो कोबाल्ट मेटल है, ये कोबाल्ट मेटल इस अमोनिया को और इस क्लोराइडो को दोनों को घर प्रोवाइड करता है। घर प्रोवाइड करने का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये लिगेंड्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, और इसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सारी अरेंजमेंट करता कौन है? ये सेंट्रल मेटल एटम, जिसके साथ ये लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। तो जो मोलिक्यूल या आयन डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनको हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिगेंड, जो कि हमारी अगली टर्म है। सेंट्रल मेटल एटम टर्म क्लियर हो गई, जिसके साथ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड है। और लिगेंड्स की टर्म्स क्या है? वो न्यूट्रल या आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या वो आयंस जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। उसके बाद ये लिगेंड्स कितने अटैच्ड हैं, उनकी काउंटिंग को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कि एक लिगेंड अटैच है, 2 अटैच है, 3 अटैच है, 4 अटैच है, 5 अटैच है, 6 अटैच है। जैसे यहां पर देखोगे ध्यान से तो 4 और 2 6, यानी कि 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। यहां पे भी एक झोल आएगा कि कई बार लिगेंड दिखने में एक होता है लेकिन वो अकेला ही 2 बॉन्ड बना रहा होता है। उसी टर्म को हम कहते हैं डेंटिसिटी, जो अभी हम सब सीखेंगे। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज करता है सेंट्रल मेटल एटम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, और फिर पार्टी में आए हुए लिगेंड्स को प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट देता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी लिगेंड कहीं भी बैठ जाएगा, नहीं। इसने अरेंजमेंट दी कि भैया अगर 4 लिगेंड्स आएंगे तो या तो टेट्राहेड्रल होकर बैठो या स्क्वायर प्लानर की फॉर्म में बैठो, डिपेंड करेगा लिगेंड्स की नेचर कैसी है। फिर उसने कहा भाई अगर 6 लिगेंड्स आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आकर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लिगेंड्स हैं तो तुम्हारे पास 2 तरीके के अरेंजमेंट है, या तो आप स्क्वायर पिरामिडल की फॉर्म में आ जाओ या ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बना लो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स, वो कौन सी अरेंजमेंट प्रेफर करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है? वो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट लिगेंड्स की जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ होती है। डन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कितने लिगेंड्स अटैच हैं, और बेसिकली कौन से बॉन्ड को काउंट करने से पता चलता है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिग्मा बॉन्ड जो होगा, जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसलिए देखो मैंने एक एक लाइन से रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। ठीक है सर। इस पूरी कोऑर्डिनेशन कहानी के जो सूत्रधार है वो है हमारे लिगेंड्स। यही पूरे ऑर्गेनिक पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को लेकर चलते हैं। तो लिगेंड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी वर्ड क्या है? डेंटिसिटी का मतलब है कि एक अकेला लिगेंड्स कितने बॉन्ड बना सकता है। मान लो हमारे पास एक लिगेंड्स है और इसने अकेले ने ही 2 बॉन्ड बना दिए, तो ये कहलाएगा डाइडेंटेट, दीदी। अगर लिगेंड एक है और वो बॉन्ड भी एक ही बना रहा है तो उसे हम कहेंगे एमडी, यानी कि मोनोडेंटेट। और अगर मान लो एक लिगेंड्स है और एक ही लिगेंड है और वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब वो हो गया टीडी, ट्राइडेंटेट। 4 बना रहा है टेट्राडेंटेट, 5 बना रहा है पेंटाडेंटेट, 6 बना रहा है हेक्साडेंटेट। सिंगल वाले को क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट। यहां पर एक छोटी सी कहावत भी होती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मतलब क्या है सर? दिखने में लगेगा तुम्हें एक लिगेंड है, दिखने में एक लगेगा, बॉन्ड वो 2 बना रहा होगा, है ना? तो वो पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में आ जाएगा। दिख भी एक रहा है, बॉन्ड भी एक ही बना रहा है, मोनोडेंटेट।
क्लियर? तो डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन लिगेंड। सर ऐसे हैं क्या कोई डाइडेंटेट ट्राइडेंटेट भी एग्जिस्ट करते हैं? करते हैं, दिखाता हूं। देखो इधर, ये देखो हमारे पास एक टर्म है, बाइडेंटेट कहो या डाइडेंटेट कहो। अभी इस पे ध्यान मत देना, अभी ये थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, पहले बाइडेंटेट पे आ जाओ। एक लिगेंड दो बॉन्ड बनाएगा। देखो अब बॉन्ड ये बनाता कैसे? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड के पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, दो ही कंडीशन में वो बना पाएगा, अदरवाइज चांसेस नहीं है। देखो यहां पर क्या है? दो लोन पेयर है, एक ही मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, हाइड्रोजन हम कब यूज करते हैं और कौन सी रिएक्शन होती है वो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। और एक रिएक्शन का और नाम बताना जिसमें हाइड्रोजन एज अ मॉलिक्यूल यूज किया जाता है, जहां पर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके हम हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करते हैं। दोनों का नाम बताना कमेंट बॉक्स में। चलो आगे देखो, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमीन। यहां पर भी एक ही मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर है, तो ये कहते हैं भैया हम तो दोनों लोन पेयर को लगाएंगे और बॉन्ड बनाएंगे, अकेला मॉलिक्यूल दो बॉन्ड बनाएगा, तो डाइडेंटेट हो गया। यहां पे ऑक्सिलेटो भी अकेला मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना रहा है? दो बॉन्ड बना रहा है। यहां पर भी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, ये भी दो बॉन्ड बनाता है, दो लोन पेयर है। तो जितने लोन पेयर या जितना नेगेटिव चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा? डेंसिटी फैक्टर कहलाएगा। सर इससे भी हाई फाई होता है क्या? हाँ है ना, हेक्साडेंटेट। इसमें देखो ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल का नाम इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इसे EDTA4 नेगेटिव भी कहा जाता है। बेटा बहुत बारी तो इसी की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि EDTA क्या है। सर इसके स्ट्रक्चर समझा दो एक बारी, समझा देता हूं बेटा, देखो ध्यान से। अभी अभी सर ने इथेन 1,2 डायमाइन समझाया। पहले तो देखो ये हाइड्रोजन है हमारे पास, NH2 NH2। हाइड्रोजन कहता है भैया अपने पास दिक्कत नहीं है, लोन पेयर अपने पास दो है, कोई बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो अकेले ही हम दो बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही इथेन 1,2 डायमाइन है, इथेन 1,2 डायमाइन देखो जरा, CH2 CH2, ये है NH2, ये भी है NH2। इसके पास भी दो लोन पेयर है, एक और दो। अब ये अकेला अगर मान लो कोबाल्ट मेटल के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा तो ये इस लोन पेयर से एक बॉन्ड बनाएगा बेटे, और फिर इस लोन पेयर से भी एक बॉन्ड बनाएगा। यानी कि अकेले लिगेंड ने कितने बॉन्ड बना लिए बेटे? दो, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो एक और हो, इथेन 1,2 डायमाइन एक और हो, मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे सर ने यहां पर बना दिया NH2N CH2, यहां पर भी सर ने लिख दिया NH2N CH2। प्यारे बच्चों अब बताओ मुझे जरा, एक बॉन्ड और बना दिया, एक बॉन्ड और बना दिया आपने लोन पेयर को यूज करके। ध्यान रखना हाइड्रोजन से नहीं बन रहा है, ध्यान रखना लोन पेयर से बन रहा है ये, ठीक है। तो ये लोन पेयर यहां पर आकर बॉन्ड बना रहा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं फॉर एग्जांपल ऐसे, कोबाल्ट और यहां पर इथेन 1,2 डायमाइन है ना बेटा आपके पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं CH2 ट्वाइस NH2 ट्वाइस, और इसके टोटल मॉलिक्यूल कितने मेरे पास? दो, है ना, इथेन 1,2 डायमाइन। अब मुझे बताओ दिखने में यहां पर लिगेंड्स कितने लग रहे हैं? सर दो, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मैं काउंट करूं तो एक है, दो है, तीन है और चार है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटे? चार हो गया। है लिगेंड्स दो लेकिन बॉन्ड बना रहे हैं चार। इसको और भी अच्छे तरीके से लिखा जाता है बेटा, कैसे? कोबाल्ट EN ट्वाइस, EN ट्वाइस। अब यहाँ पे ट्वाइस है, ट्वाइस है तो दिखने में तो भाई इसके दांत लग रहे हैं हमें दो, लेकिन एक्चुअल में दो दांत नहीं है, क्योंकि एक अकेला दो बॉन्ड बनाता है, तो दो कितने बॉन्ड बनाएगा? चार, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? चार हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर मैंने लिख दिया COEN थ्राइस, थ्री पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ जरा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बताओ लिगेंड्स कितने हैं, जल्दी से बताओ। लिगेंड्स सर दिखने में है तीन, पर तो बॉन्ड कितने बनेंगे बेटा? तीन का दुगना कर दो, क्योंकि एक अकेला दो बॉन्ड बनाता है, तो तीन का दुगना कितना हो गया? छह। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? छह।
तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सर आप हेक्साडेंटेट वाला मोलिक्यूल समझा रहे थे, देखो जरा तुम्हारी आंखों के सामने बनाएंगे अब हम। CH3 यहाँ पर, सॉरी CH2 यहाँ पर NH2 था ना बेटा, इसके दोनों H हटाकर यहाँ पर एसीटेट मोलिक्यूल जोड़ दिया जाता है। बेसिकली एसीटेट CH3CO नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम, क्योंकि अटैचमेंट नाइट्रोजन के साथ हो गई है, CO नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी N, इसके साथ 2 एसीटेट जोड़ दो, यहाँ पर भी 2 एसीटेट जोड़ दो। अब जरा देखो, काउंट करो, यहाँ पे लोन पेयर देखो कितने हैं सर, 1 और 2। अब तुम खुद काउंट करो कहाँ कहाँ से बॉन्ड बन सकता है। एक तो यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा और छठा। टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल कितने बना पा रहा है, 6। तो इसकी डेंसिटी भी कितनी होगी प्यारे बच्चे, एक ही मॉलिक्यूल की डेंसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हेक्साडेंटेट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेट। तो मेरे ख्याल में डेंसिटी वर्ड के एक्सप्लेनेशन अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई होगी, और हेक्साडेंटेट, बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट वर्ड क्लियर हो गए होंगे। ये पहला क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है बेटा, वो है चार्ज के बिहाफ पर, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज के लिगेंड्स। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, देखो मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था, नेगेटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। तो नेगेटिवली चार्ज तो देखो साफ साफ अपने साथ ये कैश लेकर चल रहे हैं। कैश लेकर चलने का मतलब क्या है, शक्ल पे ही लिखा है कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हुए हैं नेगेटिव। ये NH2 नेगेटिव हो गया, NH नेगेटिव हो गया, ठीक है, N3 नेगेटिव हो गया, N3 1 नेगेटिव हो गया, N3 1 नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर NO2 नेगेटिव हो गया, O2 2 नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया। तो इन सबको तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये लिगेंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए बॉन्ड बनाएंगे। बट इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तब इनके नाम बहुत काम आएंगे। जैसे F को क्या कहते हैं, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। आयोडीन नेगेटिव को क्या कहेंगे बेटा, वैसे तो आयोडाइड होता है, लेकिन यहाँ पर नाम क्या होगा, आयोडिडो। यहाँ पर हाइड्राइडो, एसिटेटो, हाइड्रोक्सो, अमीडो, इमीडो, नाइट्राइडो। ऐसे ही बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्राइटो एन मतलब नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बना रहा है, नाइट्राइटो ओ यानी कि ऑक्सीजन साइड से बॉन्ड बना रहा है, परऑक्सो, सुपरऑक्सो, ऑक्सो, सल्फाइडो, सल्फाइटो बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फेटो, ऑक्सलेटो, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम OX, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, साइनो, कई जगह पर साइनिडो भी लिखा होता है, साइनो भी लिखा होता है, दोनों चलेंगे, क्लोरेटो, फॉस्फिडो, थायोसल्फेटो याद रखना, थायोसल्फेटो, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स। अब न्यूट्रल लिगेंड्स वो होते हैं जो अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, दिखाते नहीं किसी को। तो सेविंग अकाउंट मतलब लोन पेयर होता है, दिखते नहीं है ना, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। तो लोन पेयर हमें खुद पता होना चाहिए। तुम्हें पता है ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर अमोनिया के पास भी लोन पेयर होता है। तो इनके नाम याद रखने हैं। यहाँ पर वाटर नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है एक्वा, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, CS को क्या कहेंगे, थायोकार्बोनाइल। देखो ऑक्सीजन हटकर जहां सल्फर आ जाता है वहां पर वर्ड यूज हो जाता है थायो, साथ में थायो बोल देते हैं, ऐसे थायो नाइट्रोसाइल। अमोनिया पर यहां पर नाम क्या यूज करेंगे, अमीन। अब इस अमीन में भी एक खास बात है, इस अमीन में डबल M आएगा, याद रखना, और कहीं पर डबल M यूज नहीं करना, यहीं पर ही डबल M यूज करना है, और कहीं डबल M यूज नहीं होगा। जैसे मिथाइल अमाइन, यहाँ पर नहीं होगा डबल M, सिर्फ जब NH3 होगा तब अमीन यूज करना है। ऐसे ही इथेन 1,2 डाई अमीन, अभी अभी मैंने बताया, डाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है EN। ऐसे ट्राई इथाइल अमाइन, ऐसे ही डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है, ट्राई इथाइल फॉस्फाइन, एसिटोनाइट्राइल, ये भी नाम याद रखना है, फिनाइल, सॉरी पायरिडीन, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्राजीन,
हाइड्रोक्साइलामाइन, फॉस्फीन, ये नाम याद रखने हैं आपने। अमोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोनियम और हाइड्रोजीनियम और नाइट्रोनियम। तो ये नाम याद रखोगे तो आपका नोमेनक्लेचर बड़ा पक्का हो जाएगा। जो मैंने टिक कर रखे हैं वो तो याद करने ही करने हैं 110%। डन। तो चार्ज के बिहाफ पर सर ने क्लासिफिकेशन बता दिया, सर ने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन बता दिया, और इसी से रिलेटेड जो नंबर ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड ही एक टर्म आती है बेटा, जिसे हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स या चिलेट्स या चिलेशन। मतलब क्या है, देखो आप किसी से हाथ मिलाते हो, एक तुमने उसने भी एक हाथ बढ़ाया, तुमने भी एक हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, यस हेलो, लेकिन वहीं तुम साथ में दूसरा हाथ भी अगर उसके साथ मिला लेते हो तो वो बॉन्डिंग जो है ना थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है। सामने वाला बंदा समझता है हाँ भाई बड़ा इज्जत के साथ बात कर रहा है, और बॉन्डिंग स्ट्रांग फील होती है। ठीक है, वहीं अगर तुम उसको गले भी लगा लो तो भैया और ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे हमारे मोदी जी हैं, है ना, हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ पे हाथ मारते हैं, फिर गले भी मिलते हैं, यानी कि बेसिकली वो क्या करते हैं, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ हमारे लिगेंड्स भी यही काम कर रहे हैं होस्ट के साथ। होस्ट कौन है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड्स हैं, जो दो या दो से ज्यादा बॉन्ड अकेले ही बना लेते हैं, वो एक स्ट्रेन फ्री रिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर है, कॉपर के साथ दो ईएन मोलिक्यूल आ गए, दोनों ईएन मोलिक्यूल ने क्या किया बेटा, चार बॉन्ड बनाए और एक स्ट्रेन फ्री स्ट्रक्चर बनाई, जिसकी वजह से इस मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी मोनोडेंटेट लिगेंड की कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। मोनोडेंटेट की कंपैरेटिवली कैसे बढ़ेगी सर, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहीं पर एक मोलिक्यूल होता CuCl4, CuCl4 2 नेगेटिव। अब देखो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि दो डाइडेंटेट लिगेंड है तो दो का दुगना करेंगे 4 आ जाएगा। बताया ना मैंने अभी अभी ईएन जो होता है वो डाइडेंटेट होता है, तो एक अकेला दो बॉन्ड बनाएगा तो दो चार बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर भी चार लिगेंड है, यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां पर भी 4 है। फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला मोलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पे डाइडेंटेट मोलिक्यूल है, और डाइडेंटेट मोलिक्यूल स्ट्रेन फ्री रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। द कॉम्प्लेक्स which have this type of ring structure called chelate, and the process is called chelation. And this chelation effect increases the stability of the compound, are more stable. ठीक है ना, so these compounds are more stable than the similar complex compound containing unidentate ligands. But ऐसा क्यों हुआ, due to the formation of strain free ring structure, and this effect is called chelate effect. जैसे पंजा होता है ना, बाज का पंजा, उसे चिलेट कहा जाता है। ठीक है ना, तो एकदम टाइट पकड़ लेना, एक ही पंजा 5 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, हेक्साडेंटेट होता मान लो, एक अकेला ही कह देता भाई किसी को आने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही 6 बॉन्ड बना लूंगा, बात ही खत्म, किसी की जरूरत नहीं। होता नहीं कई बार कि लाइफ में कोई दोस्त इतना पक्का होता है, 100 दोस्तों की जगह पे एक ही दोस्त बढ़िया, बट वो दोस्त कैसा होना चाहिए, चिलेट दोस्त होना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास पक्का दोस्त। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 नकली दोस्त रख रखे हैं, टाइम पे एक भी काम नहीं आ रहा। यहां पर देखो दो हैं लेकिन दोस्ती चारों के हिसाब से निभा रहे हैं। यहां पर लिगेंड्स कितने हैं, 3 हैं, लेकिन दोस्ती 6 लोगों के हिसाब से निभा रहे हैं, क्योंकि एक अकेला 2 बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल कितने बॉन्ड बने बेटा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। मेरे ख्याल में चिलेशन इफेक्ट समझ में आया होगा। चिलेशन इफेक्ट के बाद हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर घर में सारे लोग एक जैसे हैं तो वो होमोलेप्टिक, यानी कि हैविंग सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और जब डिफरेंट लिगेंड्स होंगे तो वो हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। होमोलेप्टिक जब सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स हो, जैसे देखो यहाँ पे 6 वाटर मोलिक्यूल है, 6 ही अमोनिया और कोई दूसरा है ही नहीं, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम ने सेम टाइप के लोग ही बुला रखे हैं पार्टी में। यहाँ कोबाल्ट ने क्या किया, यहाँ पर कोबाल्ट ने 4 अमोनिया बुला ली, 3 क्लोरीन बुला ली, मिक्सचर कर लिया, तो हेट्रोलेप्टिक। यहाँ पर 2 फिनाइल 2 क्लोराइड, हेट्रोलेप्टिक। डन। आगे देखो कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन, ये तो मैं तुम्हें फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। काउंटर आयन होती है कच्ची दोस्ती, जो आयनाइजेबल होता है, पानी में गया साथ छोड़ गया।
नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि जो अंदर के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसी को एक टर्म और कहा जाती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। क्लियर। अब हमारे पास दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, अगर मैं पूरी इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? अब मैंने क्या कहा था तुम्हें कि भैया तुम्हें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो चार्ज है ना, यही चार्ज हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। जैसे मान लो साइनाइड होगा तो हमें पता है Cn पे -1 होता है, 5 Cn है तो 5 नेगेटिव हो गया। मान लो सल्फाइड है, एक सल्फाइड पे 2 नेगेटिव है, 4 सल्फाइड है तो 8 नेगेटिव हो गया। मान लो वाटर है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, यानी कि उसका चार्ज 0 हो गया। अमाइन है, मान लो 6 अमाइन है तो 6 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा क्योंकि न्यूट्रल है। इथेन 1,2 डाइअमाइन है, न्यूट्रल है। नाइट्राइटो है, 1 नेगेटिव है। सल्फेटो है, 2 नेगेटिव है। ये चार्जेस याद रखने हैं। Cl नेगेटिव है, -1 है ना। Cn नेगेटिव है, -1 है। तो ये चार्जेस याद रखने हैं, इनसे फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। निकाल कर दिखाओ सर, समझाओ। ठीक है, लो बेटा एक पेज और ऐड कर लेते हैं, है ना, और समझा देते हैं तुम्हें। देखो जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला क्या जैसे जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी पे कहते हैं, वर्नर थ्योरी याद आ गया होगा तुम्हें, है ना। सर ने एक कंपाउंड लिया, कोबाल्ट NH3 4 Cl2 Cl, और हमसे कहा गया है भैया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। प्यारे बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लो, ठीक है। 4 अमोनिया है, 4 इंटू में 0 कर दो क्योंकि अमोनिया पे चार्ज 0 होता है। क्लोरीन के एटम कितने हैं? 2 ये रहा सर और 1 ये रहा, टोटल 3 है, और 1 पर चार्ज -1 होता है। प्यारे बच्चों एक बात और बताओ, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या? कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल है। तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इट मींस इसको हम इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। x -3 इक्वल टू 0 आ गया, x की वैल्यू आ गई 3। इसी x की वैल्यू 3 को अगर आप रोमन में लिख दोगे तो ये इसका स्टॉक नोटेशन भी बन जाएगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का तरीका भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर हमें हमेशा हर एक सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना ही पड़ेगा, तो पता होना चाहिए आपको। कोई और मॉलिक्यूल बताओ सर। लो, K4FeCN6 ये मॉलिक्यूल है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका? आयरन का। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा उसको X मान लो। यहां पर 4 पोटेशियम है, सबको पता है पोटेशियम पे चार्ज +1 होता है, 4 है तो 4 इंटू में +1 कर देंगे। सर यहां पर अगर 2 मेटल आयन होते तो आप क्या 2x लेते? बिल्कुल 2x लेता, एक है तो इसलिए मैंने x लिखा है। साइनाइडो कितने बेटा? साइनाइडो है सर 6, तो 1 पे -1 होता है तो 6 इंटू में -1। पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो हमने 0 रख दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई? +4 -6 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2 +2, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। सर कोई ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसपे नेगेटिव चार्ज हो साथ में, देखो जरा। COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव। प्यारे बच्चों हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोबाल्ट का, X मान लो। En कितने हैं? 3 है, एक पे चार्ज 0, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना दिख रहा है? +3 सर, तो x +0 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया, निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों का खेल है अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तुम्हारे लिए। और कोई एग्जांपल? हाँ देखो सर, CO, ठीक है, CN, सही से नहीं लिखा, सही से लिख देते हैं बेटा, CN6, और सर ने यहाँ पे चार्ज लगा दिया नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये कौन सा आयन है? कॉम्प्लेक्स एनायन है या कॉम्प्लेक्स कैटायन है? ये कॉम्प्लेक्स एनायन है या कैटायन है? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और इसके अंदर भी मुझे बताना कि कौन सा आयन कॉम्प्लेक्स है, और इसमें भी मुझे बताना कौन सा आयन कॉम्प्लेक्स है, बताना जरूर, ठीक है। चलो
अब यहां पर देखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, एक्स मान लिया मैंने, प्लस में कितने हैं हमारे पास, साइनाइड 6 है, एक पे -1 चार्ज होता है, इक्वल टू क्या, इनटू में क्या कर दिया बेटा, -1 कर दिया। इक्वल टू क्या रखोगे आप, इक्वल टू रखेंगे सर हम -3, x -3 इक्वल टू, सॉरी -3 लिख रहा हूं, -6 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास +3। तो मेरे ख्याल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इजी है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आपको इनका चार्ज पता हो। उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया, टेबल मैंने दे दी है, याद कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ऑक्सीडेशन नंबर टर्म क्लियर हो गई तुम्हें। चलो अब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और पक्का हो जाए। यहां पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेशन इंटाइटिटी। कोऑर्डिनेशन इंटाइटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर टर्म देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन इंटाइटिटी कौन सी होती है बेटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। तो यहाँ देखना जरा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, ZnOH का 4 है, तो यहाँ पे देखना ऑप्शन कौन सा है, डी। सेंट्रल मेटल एटम या आयन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आल्सो रेफर्ड एज लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी बेस। पहले तो मैं सारे पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा और फिर तुम खुद बताना मुझे क्या आंसर होगा। लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लुईस बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखना मुझे बताना कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, अभी तक जितने जहां जहां भी मैंने पढ़ा है, कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और कौन है जो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड, जो डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, डोनेट H पॉजिटिव, वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। जो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं दैट इज बेस। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे बता देना कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब तुम खुद देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता कौन है, ये सेंट्रल मेटल एटम। तो ये सेंट्रल मेटल एटम ही तो लुईस एसिड हो गया, ये मैंने बताया भी था तुम्हें अभी। अब इस लुईस एसिड में, यानी कि इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल होती है, उस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर कौन आता है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या हुए, लुईस बेस। तो ये तो एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप है बेटा। बायो में तुमने ये टर्म सुनी होगी, सिंबायोटिक रिलेशनशिप, कि तुम मुझे घर दो, सिंबायोटिक, स्पेलिंग देख लेना भैया, सिंबायोटिक रिलेशनशिप, कि तुम मुझे घर दो मैं तुम्हें खाना दूंगा। ठीक है, तो यहां पर भी यही कहानी है, क्या, कि जो कोबाल्ट मेटल है ये कहता है भैया मैं तुम्हें घर दे दूंगा, मेरे पास घर की अवेलेबिलिटी है, मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बस तुम आकर इसमें खाना खिला दो, मुझे खाना रख दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रख दो। तो सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड्स आकर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो यहां से कंफर्म हो गया कि ये हमारा क्या हो गया बेटा, लुईस एसिड, और बेटा ये हमारा हो गया लुईस बेस। डन। चलो, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका, लुईस एसिड। आइडेंटिफाई द लुईस एसिड इन द फॉलोइंग स्पीसीज। लुईस एसिड कौन होगा, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या है, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम नहीं है, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की फॉर्म में अवेलेबल है बेटे, क्योंकि एल्यूमिनियम तो न्यूट्रल जब होगा वो तो अकेला ही होगा, मेटेलिक फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये आयोनिक फॉर्म में है। तो सी इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ लिगेंड। लिगेंड वो नहीं होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये लिगेंड नहीं हो सकता, निकल। ठीक है, बाकी सब है, क्योंकि ये तो देखो ये तो खुले में चल रहे हैं कैश लेकर, और इनका हमें पता है सेविंग अकाउंट है। तो ये हमारे क्या है, लुईस बेस है, तीनों के तीनों, और साथ ही साथ इन्हें हम लिगेंड्स भी कहते हैं। हाउ मेनी डोनर एटम्स EDTA 4 नेगेटिव बाइंड थ्रू। मैंने बताया ना बेटे, EDTA की फुल फॉर्म भी बताई, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, 4 नेगेटिव है, तो ये 6 बॉन्ड बनाता है अकेला, अकेला 6 के बराबर है ना। वो सनी देओल का डायलॉग है ना, एक साथ मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, यानी कि उसके अकेले की कैपेसिटी 7 की है, इसकी अकेले की कैपेसिटी 6 की है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी वजह से जनरेट होता है भाई, पार्टी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम, तभी तो लिगेंड्स उसके साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम, क्रोमियम, अब देखो बेटा C2O4, C2O4 होता है ऑक्सिलेटो, और ये होता है बेटा दीदी, दीदी माने डाइडेंटेट, 3 है तो ये बॉन्ड बनाएंगे 6, ठीक है। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन द फॉलोइंग स्पीसीज, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये होगा बेटा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है तो, है ना, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने अटेम्प्ट कर लिए जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े थे उसके बिहाफ पर। चलो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने वर्नर थ्योरी और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी है उन सबसे रिलेटेड है, तो प्लीज ध्यान से सुनना और समझना क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन का आंसर तो प्रॉपर ही लिखना होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आधा अधूरा छोड़कर आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्स किया 1:1 की रेशियो में, ठीक है, तो ये फेरस 2 पॉजिटिव आयन का टेस्ट दे देता है, यानी कि जो फेरस 2 पॉजिटिव आयन है यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है, तभी वो टेस्ट इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब कॉपर सल्फेट को मिक्स करते हैं हम एक्वस अमोनिया के साथ इन दी रेशियो ऑफ 1:4, तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव का टेस्ट नहीं देता है सॉल्यूशन। ऐसा क्या हो जाता है, देखो बेटा अगर टेस्ट दे रहा है ना, इसका मतलब वो फ्री अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है इसका मतलब उसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है। और अगर वो टेस्ट में इंडिकेट नहीं हो रहा है, टेस्ट में प्रेजेंट नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स आयन बना चुका है, अब वो फ्री अवेलेबल नहीं है। यहां पर भी बिल्कुल वही चीजें बताई गई है, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो डबल सॉल्ट बनता है, डबल सॉल्ट में हर कोई फ्री है, फेरस भी फ्री है, सल्फेट भी फ्री है, अमोनियम भी फ्री है, सल्फेट भी फ्री है। लेकिन जैसे कॉपर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है। यहां पर अब कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं होगा, जब अवेलेबल ही नहीं होगा तो टेस्ट कहां से देगा भाई, छुट्टी पे है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के छुट्टी पे चला गया, छुप गया। एक्सप्लेन explain with 2 example each of the following for each of the following terms. कोऑर्डिनेशन इंटाइटिटी, बताओ मैंने बताया कि नहीं बताई कोऑर्डिनेशन इंटाइटिटी क्या होती है, जो भी हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली, उनकी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटाइटिटी। लिगेंड्स बता दिया, वो एटम या मॉलिक्यूल या आयंस जो लोन पेयर को डोनेट करती हैं सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे अमोनिया अमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ बताया कि नहीं बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होते हैं बेटा, वो नंबर जो लिगेंड्स का होता है और जो डायरेक्टली अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ, बताओ बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑक्सिलेटो है 3 है, डाइडेंटेट होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका भी 6। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मैंने बताया कि भाई जब सेंट्रल मेटल एटम पार्टी ऑर्गेनाइज करता है तो लिगेंड्स को स्पेशली अरेंज करता है अपने चारों तरफ अलग अलग शेप में, जैसे ऑक्टाहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लानर हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया, है ना। होमोलेप्टिक मैंने बताया, जब पार्टी में एक जैसे लोग आए हो तो होमोलेप्टिक, अलग अलग लोग आए हो तो हेट्रोलेप्टिक। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई बेटे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट। देखो यूनिडेंटेट बाइडेंटेट मैं बता चुका हूं, एम्बीडेंटेट मैं जरूर बताऊंगा। एम्बीडेंटेट वो होते हैं जिसमें होती तो 2 डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम पे वो बॉन्ड एक साइड से ही बनाता है, जैसे Cn नेगेटिव है तो ये नाइट्रोजन साइड से भी, अभी इस टाइम पे ये कार्बन साइड से बॉन्ड नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बनाएगा, इस टाइम पे ये कार्बन साइड से बॉन्ड बनाएगा। तो जब जब कार्बन साइड से बॉन्ड बना रहा है तो ये साइनाइड कहलाएगा, जब नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बनाए तो आइसोसाइनाइड कहलाएगा। ऐसे नाइट्राइटो ऑक्सीजन साइड से बॉन्ड बनाएगा तो कहलाएगा नाइट्राइटो ओ, और जब नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बनाएगा तो कहलाएगा नाइट्राइटो एन। बट एक टाइम पे बॉन्ड एक ही साइड से बनाएगा, ये कंफर्म है, यानी कि ये है तो यूनिडेंटेट, याद रखना यूनिडेंटेट होते हैं ये, इन्हें डाइडेंटेट मत समझ लेना, ये यूनिडेंटेट ही है। हाँ इनके पास ऑप्शन दोनों तरफ से है बॉन्ड बनाने का, बॉन्ड बनाएंगे बट एक टाइम पे एक ही साइड से। क्लियर, अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है भाई। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ये मैंने दिखा रखा है,
समझा रखा है, प्रैक्टिस कर लेना, ना समझ में आए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट है हमारे पास चिलेट इफेक्ट। क्या मैंने चिलेट इफेक्ट नहीं समझाया? समझाया, उसी को यहां पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। व्हेन अ बाइडेंटेट और अ पॉलीडेंटेट कंटेन्स, ठीक है ना, donor atom position in such a way that they coordinate with the central metal atom and form a 5 or a 6 membered ring, then the effect is called chillet effect। यानी कि 5 या 6 मेंबर की जब रिंग बन जाती है तो उससे क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार होकर आ जाता है हमारे सामने, और उसी साइक्लिक स्ट्रक्चर के इफेक्ट को हम चिलेट इफेक्ट कह देते हैं। सीबीएसई के 2020 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अब ये प्रैक्टिस टाइम है, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना, नीचे मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, इनको ठीक कर इनको अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ बस एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, सेकंड का ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, कैसे आया ये आपने प्रैक्टिस करनी है, देखनी है। मैंने अभी तक जो 2 टॉपिक पढ़ाए हैं उन्हीं के बिहाफ पर ये क्वेश्चन है। सेम ये कुछ क्वेश्चन है जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं बेसिकली, तो बट तुम खुद अपने हाथों से करोगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स का पार्ट भी कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगली वीडियो में हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे।